बेटा आपके सामने हमने क्वेश्चन दिया है, दैट इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आजकल ये सब चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। और बच्चे लोग कैसे हैं? होप सो आप अच्छे होंगे। सभी लोगों को राठौर क्लासेस के तरफ से 1 मोल का आशीर्वाद है। बेटा कितने मोल का है? 1 मोल। मैं आपका मेंटर्स एडुकेटर्स रवि सिंह राठौर। मेरा मेन काम है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करें, नॉट ट्रिक्स एंड टिप्स। ट्रिक्स और टिप्स पे नहीं जाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग पूरा देखेंगे प्यूरिफिकेशन मेथड्स, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्यूरिफिकेशन मेथड्स, कौन कौन सा मेथड्स होता है। लेकिन पहले हम लोग ट्राई करते हैं। मान के चल रहे हैं कि सभी लोग 11th कर चुके हैं, 12th में गए हैं, एज वेल एज सभी लोग नीट और जेई के देने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आप पहले ट्राई करेंगे अपने से, देन आप करेंगे। क्वेश्चन करा है कि द मिक्सचर ऑफ यूरिया एंड नेफ्थलीन, ध्यान से बेटा, द मिक्सचर ऑफ यूरिया एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाई। देखो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग बनाते हैं, लैब में बनाते हैं, तो वहां पे उनमें सम ऑफ द इम्प्योरिटी पाई जाती हैं। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में हम बनाते हैं, इट इज नॉट 100% प्योर। उसमें सम ऑफ द कंटामिनेशन, सम ऑफ द इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट। तो उस कंटामिनेशन और इम्प्योरिटी को मेरे को बाहर निकालना होगा, और उनको निकालने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। एंड कौन सा प्रॉपर वे में कौन सा टेक्निक किस मिक्सचर को प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कैसा जो है इम्प्योरिटी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो भी लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड 100% प्योर नहीं होते हैं। उसमें सम ऑफ द कंटामिनेशन, सम ऑफ द इम्प्योरिटी पाई जाती है, तो उस इम्प्योरिटी को निकालना होता है। ओके, तो जो निकालने का प्रोसेस होता है वो बहुत सारे प्रोसेस हैं, लाइक सब्लिमेशन है, लाइक क्रोमेटोग्राफी है, क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, बहुत सारे मेथड्स हैं। ओके, जिनको हम लोग 1 by 1 डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर करा द मिक्सचर ऑफ यूरिया एंड नेफ्थलीन। ध्यान देना है बेटा, जो आपका नेफ्थलीन हो गया, बेंजोइक एसिड्स हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड्स हो गया, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपको सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चले जाते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में जाते हैं, उनके अंदर सबलाइन नेचर होता है। तो जिनके अंदर सबलाइन नेचर होता है, उनको हम लोग सेपरेट करने का बहुत आसान, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ये 8 क्लास का क्वेश्चन है। उसके लिए हम लोग सब्लिमेशन यूज करते हैं। ध्यान से एक बार रटिए, कौन कौन से सबलाइन कंपाउंड्स है? कपूर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैम्फर, बेंजोइक एसिड्स, नेफ्थलीन। अरे नेफ्थलीन का गोली नहीं देखे हैं क्या? हम तो भाई गांव में थे तो हम देखे हुए थे। हमारी माताजी बक्सा में कपड़ा उपड़ा रखती थी, तो जब माताजी कपड़ा उपड़ा रखती थी तो उसमें व्हाइट व्हाइट ऐसे गोली रख देती थी। आजकल लैट्रिन वगैरह वॉशरूम में भी वहां पे रखा जाता है, वही नेफ्थलीन है। तो नेफ्थलीन डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड्स, बेंजोइक एसिड्स, कपूर, कपूर कभी जलाइए तो देखिए सॉलिड है और डायरेक्टली कहां चला जाता है? वेपर में। तो ऐसे मिक्सचर्स को यूरिया और नेफ्थलीन में से नेफ्थलीन को सेपरेट करते हैं बाय द सब्लिमेशन मेथड्स। तो दिस इज द करेक्ट। तो सब्लिमेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द सबलाइन प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स। वे कंपाउंड जिसमें अंदर सबलाइन प्रॉपर्टी हो। व्हाट इज द सबलाइन प्रॉपर्टी? मतलब सॉलिड डायरेक्टली कहां चले जाए? वेपर में। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन कैन बी सेपरेटेड बाई। करा है कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को किससे सेपरेट करते हैं? तो दैट इज द क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन जो होते हैं, इनमें बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। दे हैव द लार्ज डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स। और जहां बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, वहां हम लोग नॉर्मल डिस्टिलेशन कर देते हैं। अभी हम लोग डिस्टिलेशन भी डिटेल पढ़ेंगे कि सिंपल डिस्टिलेशन क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन क्या है, और रिड्यूस वेपर प्रेशर का डिस्टिलेशन क्या है, उसको वैक्यूम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। 4 तरह के हैं। ओके बेटा, तो इसका हो गया डिस्टिलेशन। Because chloroform and aniline have a large difference of the boiling points, then these are the separated by the distillation methods. मतलब distillation is based on the difference in boiling points. अगर boiling points का difference जो है वो तब, अब उसमें भी देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी इज वन ऑफ द टेक्निक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन उसके लिए हम लोग एड्जॉर्बेंट लाते हैं। तो पहला एकदम खोपड़ी में चला जाए बेटा, एकदम ध्यान से, कि क्रोमेटोग्राफी इस समय एडवांस टेक्निक है, इट इज अ एडवांस टेक्निक, जिससे जो है 2 या 2 से ज्यादा मिक्सचर भी हो तो उनको हम लोग सेपरेट करते हैं बाय मींस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एंड क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन। व्हाट इज द एडजॉर्प्शन? जैसे मान लिया जाए कि ये चौक है, अगर चौक को हम लोग स्याही में ब्लू कलर के इंक में डालेंगे और जब इसको निकालेंगे तो ये केवल ब्लू कलर ऊपर ही ऊपर रहेगा, अगर तोड़ेंगे इसको तो बीचवा में चौक दिखाई देगा, बीच में नील नहीं गया होगा, ब्लू कलर नहीं गया होगा। लेकिन अगर कोई स्पंज है उसको नील में डाल दो, तो अगर स्पंज को नील में डाल देंगे तो पूरा वो सोख लेगा अंदर बाहर सब, तो जो पूरा पूरा बल्क में चला जाता है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। जो केवल सरफेस पे ही आया था उसको क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। तो एक लाइन चला गया क्या, एकदम याद हो जाए। क्रोमेटोग्राफी डिटेल पढ़ेंगे लेक्चर में। क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन, क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड डिपेंड्स ऑन। तो क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि एक सुटेबल सॉल्वेंट में क्रिस्टल बनाते हैं, एक सुटेबल सॉल्वेंट में क्रिस्टल बनाते हैं जिसमें वो सॉल्युबल हो, फिर उसको हाई टेम्परेचर डाल के वेपराइज करके क्रिस्टल मिला देते हैं। पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है, कभी कराते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। जैसे मान लो, सीधा सिंपल समझो बेटा, समझो, मान लिया जाए मिट्टी है और चीनी है, चाहे बालू और चीनी है, मान लो बालू और चीनी को मिला दिया, शुगर को मिला दिया, तो इनका एक मिक्सचर्स है। अब हमको मन कर रहा है कि इसमें से शुगर को बाहर करें, शुगर को क्या करें? बाहर करें, चीनी को। तो हम क्या करते हैं कि इनको एक सुटेबल सॉल्वेंट में डालते हैं, कोई उनके लायक हो सॉल्वेंट। तो मान लो वाटर इज अ सुटेबल सॉल्वेंट, तो शुगर मतलब बालू के अंदर चीनी डाल करके उसको मिक्सचर के फॉर्म में था, उसमें से हम शुगर को निकालना चाहते हैं। तो ये नॉर्मल फिजिकल मेथड्स है, इनको हम लोग एक सुटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे। जब सुटेबल सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें जो चीनिया है वो घुल जाएगा और बालू घुलेगा नहीं, अंदर रहेगा। उनको जो है निकाल करके बाहर कर देंगे, उनको छान करके फिल्टर करके बाहर कर देंगे। फिर हम लोग हीटिंग करते हैं, हीटिंग करेंगे तो पानी वेपराइज हो जाएगा और शुगर का क्रिस्टल क्या हो जाएगा? ऑब्टेन। दैट्स व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। क्रिस्टल, वहां चीनी जो है पानी में सॉल्युबल था, इसलिए सुटेबल सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज डिपेंड्स ऑन, मतलब क्रिस्टलाइजेशन इज वन ऑफ द मेथड, ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं। तो बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने की संभावना है बेटा। करा कि द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड, द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर द सेपरेटिंग ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल फ्रॉम द स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। एक लैंग्वेज आ रहा है, स्पेंट लाई इन द सोप इंडस्ट्री। तो सोप इंडस्ट्री जो होता है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द सैफोनिफिकेशन। तो सैफोनिफिकेशन में क्या होते हैं कि अल्कोहल लेते हैं, मान लो हमने ग्लिसरॉल ले लिया और ग्लिसरॉल के साथ लॉन्ग चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड टर्मिनल एंड इज CO-, तो इनसे सैफोनिफिकेशन बनता है। अब इस सोप में से हमें इच्छा कर रहा है कि ग्लिसरॉल को बाहर निकालें, ग्लिसरॉल को क्या करें? बाहर निकालें। तो ग्लिसरॉल है वह हाई बॉइलिंग पॉइंट, लगभग अप्रॉक्स नियर अबाउट आपका 300 आता है, 290 के नियर अबाउट आता है। तो ध्यान रखना होगा ग्लिसरॉल की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो वैसे कंपाउंड जिनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, तो अगर हम लोग हीट देके डिस्टिलेशन करेंगे तो हो सकता है कि वो उसके पहले ही टूट जाए, उसके पहले ही टूट जाए, क्योंकि दे हैव अ लार्ज, और ये भी लॉन्ग चेन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स है, इनके भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जहां बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा होता है वहां पे हम लोग डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं दैट इज द, अब इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उस बॉइलिंग पॉइंट को घटाते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट को घटाने के लिए हम लोग प्रेशर को रिड्यूस करते हैं।
जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसी को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने के चलते ये रिड्यूस ना हो जाते। जैसे ऑप्शन देते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन नहीं कर सकते। वाई सिंपल डिस्टिलेशन इज नॉट डन? बिकॉज इन दोनों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं करेंगे। अगला है स्टीम डिस्टिलेशन। अगर हम स्टीम डिस्टिलेशन, क्या होता है, जो मिक्सचर होते हैं उनमें बाहर से पानी का स्टीम डाल करके उनको वेपराइज करते हैं। स्टीम के साथ वेपराइज करते हैं तो उनके साथ पनिया भी चला जाएगा, स्टीम भी चला जाएगा। अरे बोलो, तो ग्लिसरॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इसको अकेले करना चाह रहे हैं तो एक नया जो है प्राणी आ जाएगा। कौन सा प्राणी आ जाएगा? पानी आ जाएगा। अतः स्टीम डिस्टिलेशन भी नहीं करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। सिंपल डिस्टिलेशन भी नहीं करेंगे। तो बाबू से कौन सा करेंगे? वैक्यूम। व्हाट इज द वैक्यूम डिस्टिलेशन का दूसरा क्या नाम है? डिस्टिलेशन अंडर, लिखेंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेंट लाई? स्पेंट लाई का मतलब होता है, लिखेंगे स्पेंट लाई का मतलब होता है अल्कलाइन ग्लिसरॉल। अल्कलाइन ग्लिसरॉल, ये एनसीईआरटी का लाइन है बेटा। तो जो साबुन के अंदर जो ग्लिसरॉल, जैसे आप पियर साबुन लगाते हैं, यूज करते हैं, तो दे हैव अ ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। तो हम साबुन में से ग्लिसरॉल को सोच रहे हैं अलग करना। तो अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिस्टिलेशन। नॉर्मल डिस्टिलेशन नहीं करेंगे क्योंकि वहां बॉइलिंग पॉइंट का क्वाइट डिफरेंस होना चाहिए। फ्रैक्शनल तो और नहीं करेंगे। ये सोच रहे थे स्टीम डिस्टिलेशन, तो ये जो मिक्सचर होते हैं उनमें बाहर से स्टीम, पानी का भाप बना करके उनको इवापोरेट करते हैं, वेपराइज करते हैं। दैट्स वाई इनका भी यूज नहीं करेंगे। तो करेंगे किसका? वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। मतलब इनका तभी यूज करते हैं जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? ज्यादा हो। ओके, तो होप सो इतना समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा होप सो आप सारा क्वेश्चन कर लिए होंगे, जितने भी हमने 5 क्वेश्चन दिया। ऐसा प्रॉब्लम बहुत आते हैं, तो अब हम उसके कॉन्सेप्ट्स, बिहाइंड के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। दैट इज द प्यूरिफिकेशन मेथड्स। हेडिंग लगाएंगे बेटा, मोटा हेडिंग लगाइए, प्यूरिफिकेशन मेथड। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि जो भी हम लोग लैब में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऐसे तो सबके लिए यूज है लेकिन हम ऑर्गेनिक का बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हम लोग लैब में बनाते हैं उसमें सम ऑफ द इम्प्योरिटी होती है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते हैं बाई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनता है, तो कुछ उसमें बाई प्रोडक्ट भी बच जाए। मेन मान लो कि हम एसीटोन को बनाना चाह रहे हैं, उसमें वाटर वेपर आपका बाई प्रोडक्ट हो जाए। मान लो एसीटोन है, एसीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्टिलेशन मेथड और इसमें वाटर वेपर एज अ इम्प्योरिटी हो जाए। तो हमने क्या कहा कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं उसमें कुछ कंटामिनेशन होता है, सम ऑफ द बाई प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो जब भी उस एसीटोन को अगर हमें स्टडी करना होगा, तो स्टडी करने से पहले मेरे को उसमें से जो भी अनडिजरेबल मटेरियल्स हैं उनको निकालने होंगे, और उनके निकालने के लिए बहुत सारे प्यूरिफिकेशन टेक्निक यूज की जाती है। और पर्टिकुलर कौन सा टेक्निक किसके लिए यूज किया जाए, इट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और किस नेचर का है, मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किस तरह का है, इस पे डिपेंड करेगा। एंड सबसे ओल्ड जो 8th क्लास में ही पढ़ते आए हैं आप लोग, सबसे ओल्ड टेक्निक है एंड मोस्ट कॉमन क्रिस्टलाइजेशन। सबसे नॉर्मल टेक्निक है, इट इज अ नॉर्मल टेक्निक, क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट वन सब्लिमेशन। कभी कभी सब्लिमेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं। Distillation is very important. Distillation, solvent extraction, and last one is the most important, chromatography. इसमें से इंपॉर्टेंट लगा देंगे डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। डिस्टिलेशन भी फर्दर आपका
एक नॉर्मल डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, अभी पढ़ेंगे डिटेल। तो इनमें एक बेटा होता है सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस टेक्निक में आते हैं, वहां पे पूरा ग्लास कंटेनिंग बल्ब लगाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्सिनेटिंग ट्यूब्स। तो वहां एक फ्रैक्सिनेटिंग ट्यूब या बल्ब लगाते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा, आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। इसके बाद आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। और ये भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, भाप बना करके वेपराइज करते हैं, उस मिक्सचर को वेपर बना कर स्टीम बना करके वेपराइज करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। सेम लाइक दिस क्रोमेटोग्राफी। एक क्रोमेटोग्राफी ऐसा होता है जो बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन, बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन, जो एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होता है उनको हम लोग बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, इसमें भी थिन क्रोमेटोग्राफी भी आता है, और एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। नाम पहले सुनो तो अभी काम हम लोग सुनेंगे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत एडवांस टेक्निक है, इससे तो हम सबको प्यूरिफाई करते हैं। क्रोमेटोग्राफी से सबको एकदम माइन्यूट लेवल पे भी अगर उस मिक्सचर के अंदर एकदम हल्का फुल्का, जैसे मेडिसिनल पर्पज हो गया, परफ्यूम वगैरह हो गया, वहां पे क्रोमेटोग्राफी का आजकल यूज करते हैं बहुत। मतलब ये डिस्टिलेशन क्रोमेटोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फार्मा इंडस्ट्री, जहां मेडिकल फार्मा होता है वहां पे ये यूज होते हैं, वहां पे पूरा इनको कोर्स पढ़ना है। ओके, होप सो इतना बनाइए तो आगे बढ़े, इतना बढ़ाइए तो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसी में आएगा आपका थिन लाइन क्रोमेटोग्राफी। इसी में हम लोग पढ़ेंगे नीन हाइड्रीन टेस्ट, ये आईआईटी मेडिकल में हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। नीन हाइड्रीन टेस्ट इज द टेस्ट फॉर एमिनो एसिड्स, इसी क्रोमेटोग्राफी में पढ़ेंगे। एक बार ब्रेन के अंदर डालिए, नीन हाइड्रीन टेस्ट इज द टेस्ट फॉर एमिनो एसिड्स। ब्रेन में डालो बेटा, नीन हाइड्रीन टेस्ट इज द टेस्ट फॉर एमिनो एसिड्स। ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का हल्का देख लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको? 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा। 11th क्लास सेकेंड पार्ट, 11th क्लास सेकेंड पार्ट में मिलेगा। ओके, चलिए तो हम लोग फर्स्ट वन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन। मोटा हेडिंग लगाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन नाम में ही लग रहा है कि कुछ सॉलिड क्रिस्टल बना करके करेंगे, मतलब इट इज यूज फॉर द सॉलिड्स। पहला ये सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल है, ऐसे लिक्विड्स को भी हम लोग सॉलिडिफाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सॉलिड्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन ब्रेन में जाए, इट इज बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन सॉलिबिलिटी प्रिंसिपल। होता क्या है कि जैसे जो हमने लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन किया है, तो हो सकता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इम्प्योरिटी हो, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग, इसका बेसिस क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इसमें इम्प्योरिटी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सॉल्वेंट का चयन करते हैं। जैसे हमने एकदम देहाती भाषा में बताया कि अगर बालू है और बालू में चीनी मिला दो, बालू के अंदर चीनी मिला करके उसको कर दो। आप कहिए कि एक चिनिया को बटोर के अलग करो, तो बालू में से चीनी एक एक करना बड़ा मुश्किल होगा। तो हम साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया कि बालू और चीनी का ये मिक्सचर है,
इसमें से जो शुगर के पार्टिकल्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल हैं और सैंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो अब सैंड और बालू के लिए हमारा ब्रेन कहेगा कि हम कैसा सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट का चयन करें जिसमें कोई एक सॉल्युबल हो और दूसरा सॉल्युबल ना हो, कोई एक सॉल्युबल और दूसरा सॉल्युबल ना हो, या तो दोनों में से किसी एक की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो, दूसरे की सॉल्युबिलिटी कम हो। तो इनमें हम लोग कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल। सेकेंड कंपाउंड हमने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्योरिटी का मिक्सचर्स है। इनमें से इम्प्योरिटी को अलग करने के लिए हम लोग सॉल्वेंट का चयन करते हैं, सेलेक्टिव सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं और कहते हैं कि सर एक ऐसा सॉल्वेंट का चयन करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो और इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल हो। तो कहते हैं कि सेलेक्टिव सॉल्वेंट में लिखेंगे एक ऐसे सॉल्वेंट का चयन करते हैं, एक ऐसे सॉल्वेंट का सिलेक्शन करते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो और इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल हो। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का सिलेक्शन लिए हैं, और इम्प्योरिटी क्या हो, बोलो बेटा, इनसॉल्युबल। एकदम भोजपुरी में इससे समझेंगे तब। चीनी है, बालू है, उनको मिला दिया गया है, अलग करना है, तो हमने पानी में डाल दिया, पानी में डाल के उसका घोल बना दिया। जब घोल बना देंगे तो बलुइया नीचे हो जाएगा, पनिया में चीनिया क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। उसको फिल्टर लगा के, छन्ना लगा के छान देंगे, छान करके फिर थोड़ा सा गर्म करते हैं, गर्म करके सुपर सेचुरेटेड बनाते हैं, पानी वेपराइज हो जाएगा, शुगर का क्रिस्टल नीचे बढ़ जाएगा, हटा लेंगे और प्योर शुगर इज ऑब्टेन, प्योर शुगर इज ऑब्टेन। तो सेम लाइक दिस, पहला हमने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है सिलेक्टिव सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो और इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल हो, या दूसरा हिंदी में लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल हो, इम्प्योरिटी कम सॉल्युबल हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल हो और इम्प्योरिटी कम सॉल्युबल हो, दोनों बातें बोल सकते हैं, इम्प्योरिटी कम सॉल्युबल हो। ओके, तो इतना समझ गए होंगे। तो होता क्या है कि बस सीधा एक लाइन, हमने एक सॉल्वेंट का चयन कर दिया, मान लो वाटर का सिलेक्शन किए हैं, और इसमें हम यही मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले लिए जिसमें कुछ इम्प्योरिटी है, लेकर के हम लोग वी प्रिपेयर द सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। इस बीकर को ओपन किया गया है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं। जब टेम्परेचर बनाएंगे तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाएंगे, फिल्टर लगा के अलग कर देंगे। दिस इज द क्रिस्टलाइजेशन, है ना। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लिख देंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कभी कल इंपॉर्टेंट है तो एक ही लाइन, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी, बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ फिल्टर पन्ना, फिल्टर लगा के छान देंगे। ओके, होप सो इतना हो गया होगा, एक बार बना लेंगे, कॉपी में बनाते चलेंगे कि बेटा एकदम मेरा मेन मोटो क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, नॉट ट्रिक एंड टिप्स। ट्रिक और टिप्स अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। हम मान लो पीरियोडिक टेबल रटना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रटना है, कुछ फॉर्मूला रटना है, तो वहां एक आध बार ट्रिक टेक्निक चलेगा, लेकिन अब कॉन्सेप्ट में भी ट्रिक लगाइए।